अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी आई बाबर साइनिंग इन। आज हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं एडल्ट्रेशन, और ख़ास तौर से मिल्क पाउडर एडल्ट्रेशन स्पेसिफिकली हम इसको आज देखेंगे। अच्छा जी, एडल्ट्रेशन होती क्या है? हम फूड सेफ्टी पढ़ रहे हैं, हमारी फूड सेफ्टी की प्लेलिस्ट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई एडल्ट्रेशन बेसिकली ये होता है कि इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एडिशन ऑफ फूड या पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू सब्सटीट्यूट दी ओरिजिनल थिंग। ठीक है, कोई भी ओरिजिनल चीज है उसको सब्सटीट्यूट करना, उसको इंफीरियर क्वालिटी के साथ सब्सटीट्यूट कर देना, चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो। और यूजुअली ये होता क्यों है? टू गेन दी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फाइनेंशियल गेन्स, और इन सब के लिए पैसे कमाने के लिए। जब आप फूड को एडल्ट्रेट करते हो किसी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को किसी इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ, अगर आप उसको सब्सटीट्यूट कर देते हो, तो वो क्या होती है? वो एडल्ट्रेशन कहलाती है। एडल्ट्रेशन मल्टीपल जगहों पे होती है। घी में भी होती है, कॉफी बीन्स में भी होती है, मिल्क पाउडर में भी होती है, मिल्क जनरल और टर्मरिक एक्सेट्रा, यू नेम इट। बहुत सारी जगहों पे एडल्ट्रेशन होती है। क्यों? जस्ट टू गेन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और और ये भी होता है कि कभी कभी सप्लाई चेन की इम्बैलेंसेज होती हैं, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो एडल्ट्रेट करके उसको उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। आज हम जो है वो मिल्क पाउडर एडल्ट्रेशन पढ़ेंगे। इसके बारे में देखेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ना, किस तरीके से इसको एडल्ट्रेट किया जाता है, किस तरीके से इसको सेफ रखा जा सकता है, और किस तरीके से हम एज ए कंज्यूमर घर पे बैठे बैठे एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, और एट द लैब लेवल हम उस पे इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि वाई मिल्क पाउडर एडल्ट्रेशन इज अ कंसर्न। भाई, नंबर वन, आप इमेजिन करें आप किसी इन्फेंट को, किसी छोटे बच्चे को कोई मिल्क पाउडर का फॉर्मूला जो है वो खिला रहे पिला रहे हैं, और उसका मसला ये कि वो एडल्ट्रेटेड है। ठीक है, ना सिर्फ ये कि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है, बल्कि कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी हो सकते हैं। यानी ये उल्टा नेगेटिव में जा रहा है कि कुछ उसमें हेल्थ रिस्क हैं। ठीक है, कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं जो खुदा ना खास्ता कार्सिनोजेनिक in नेचर हो सकते हैं, और इससे आपको बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। और पाकिस्तान में जब स्टडीज की गई तो 95% ऑफ द सैंपल्स वर डाइल्यूटेड, लीडिंग टू कंसर्न्स। ठीक है जी। और कुछ में जाहिर सी बात है कि एक तो डाइल्यूशन, दूसरा ये कि उसकी क्वालिटी गिराने के लिए, मतलब जब वो सप्लाई को मीट करना चाहते हैं तो डाइल्यूट कर देते हैं। नहीं तो ये भी होता है जब उनको पैसे कमाने होते हैं तो अच्छी क्वालिटी की चीज को किसी इंफीरियर लोअर क्वालिटी की चीज के साथ सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है। तो ये इसको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई खास तौर से मिल्क पाउडर और ये सब चीजें हमारी रोजमर्रा की स्टेबल डाइट है भाई। चाय कॉफी ये सब में यूज होता है, बेकरी आइटम्स में यूज हो गया, टी टाइम हम रोज मनाते हैं ना, तो उसमें ये यूज हो रहा है, बेबी फॉर्मूलाज में यूज हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में एडल्ट्रेशन के बारे में स्टडी करना। अब इसको जनरली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है कि भाई सबसे पहले कि ये जो रॉ मिल्क है, क्योंकि हम मिल्क को ही लेके उसके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जनरली जब आप मिल्क ही ले रहे हैं तो वो हाई क्वालिटी का हो। ठीक है, ओनली यूज द हाई क्वालिटी अनकंटेमिनेटेड रॉ मिल्क। ठीक है, उसी को यूज करें। और उसमें आप माइक्रोबियल काउंट की टेस्टिंग कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, कंटामिनेंट्स की टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे कोई आप केक बना रहे हैं तो उसमें अगर आप स्पॉइल्ड एग्स यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, केक खराब बनेगा। इसी तरह मिल्क फ्रॉम इट्स सोर्सेज, अगर आप काउस वगैरह को देख लेंगे कहीं वो खुदा ना खास्ता इन्फेक्टेड तो नहीं है, कोई रिस्क और कंटेमिनेशन के चांसेस तो नहीं है, सर्टिफाइड जगह से ले रहे हैं दूध, तो फिर अच्छी क्वालिटी का दूध यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर अच्छी क्वालिटी का ही आप जो वो है मिल्क पाउडर उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह जो प्रोसेसिंग प्लांट्स, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो भी हाइजीनिक होने चाहिए। ठीक है, जो भी आपने इक्विपमेंट यूज किया फॉर पेस्चराइजेशन, एवापोरेशन, स्प्रे ड्राइंग, ये सब स्टेरिलाइज्ड हो, वेल मेंटेन्ड हो, और रेगुलरली इसको क्लीन किया जाए। ठीक है जी। अब आप एग्जाम्पल लें, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भी दूध आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कोई डर्टी मिक्सिंग टैंक में आपने उस दूध को डाल दिया, वो खराब ही हो रहा है ना, तो वो कंटेमिनेट ही होगा। प्लस हर नया बैच जो आप उससे बनाएंगे कोई ना कोई रेजिड्यू रह जाएगा, तो आप खराब ही बैचेस बना रहे हैं। तो इसमें की टूल क्या है कि क्या आप किस तरीके से हाइजीनिक प्रोसेसिंग इक्विपमेंट को बरकरार रख सकते हैं। आप CIP, क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम्स को अप्लाई करें, सैनिटेशन लॉग्स को डेली मेंटेन करें, रूटीन इंस्पेक्शन की जाए। तो इस तरीके से आप अपने इक्विपमेंट को हाइजीनिक रख सकते हैं। तो पहली चीज क्या थी? अच्छी क्वालिटी का दूध। उसके बाद जो प्रोसेस करने के तरीके हैं, जो इक्विपमेंट है, वो भी अच्छी तरीके का होना चाहिए। इसके अलावा
कुछ एनवायरमेंटल कंट्रोल्स भी जरूरी हैं जो स्ट्रिक्टली देखने चाहिए, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी इनसाइड द प्लांट। ठीक है। अब मिल्क पाउडर जो है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। ठीक है। वो मॉइस्चर जल्दी एब्जॉर्ब करता है, और अगर मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो क्लम्स वगैरह की फॉर्मेशन होगी, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद मोल्ड्स वगैरह की फॉर्मेशन होगी, और ये मतलब कंटेमिनेशन की तरफ जाता रहेगा। तो इसलिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी, इस सबको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसका सोल्यूशन क्या है? डीह्यूमिडिफायर्स यूज किया जाए, टेम्परेचर कंट्रोल्ड रूम्स में रखा जाए, फिल्टर्ड एयर सिस्टम्स हो, ताकि ऑप्टिमल प्रोडक्शन कंडीशंस उसको इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा फोर्थ स्टेप क्या है भाई? पैकेजिंग इंटेग्रिटी, यानी फूड ग्रेड पैकेजिंग हो, एयर टाइट हो, टेम्पर प्रूफ हो, ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन, जो प्रोसेस में होती है ना क्रॉस कंटेमिनेशन, आप उससे बच सकें। क्योंकि ये बात देख लें, अगर कोई परफेक्टली प्रोड्यूस्ड, परफेक्टली मेड पाउडर भी होगा ना, मिल्क पाउडर, लेकिन अगर पैकेजिंग में पिन होल्स हैं, वीक सील्स हैं, ठीक है, मॉइस्चर है, बैक्टीरिया है, तो ये सब चीजें इसको खराब कर सकती हैं, कंटेमिनेट कर सकती हैं। तो चेक पॉइंट्स क्या है भाई? क्या ऑटोमेटेड सीलर्स लगाए जाए, वेट वगैरह चेक कर लिया जाए, विजुअल इंस्पेक्शन की जाए, तो इस तरीके से आप पैकेजिंग इंटेग्रिटी को बरकरार रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेसेबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन। हर बैच में लॉट नंबर वगैरह, फिनिश्ड कोड, सब चीज प्रॉपर हो, और किसने किया है, कब कौन काम कर रहा था, किस शिफ्ट में काम कर रहा था, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप इसको एज अ ऑनलाइन ऑर्डर जब आप प्लेस करते हैं, जो एक ट्रैकिंग आती है ना, उस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि हर स्टेज पे पता होगा कौन कब क्या काम कर रहा था। क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंज्यूमर कंप्लेन्स, ठीक है, कोई भी ऑफ टेस्ट या इलनेस आई है, तो वो कंपनी उसको ट्रेस बैक कर सकती है कि भाई क्या ये सप्लायर की तरफ से मसला था, या प्रोडक्शन की तरफ से मसला था, या ये जो हमने दुकान पे रिटेल पे रखवाया था वहां पे मसला था। ठीक है। शिफ्ट के वर्कर्स, हर किसी को ये आइडेंटिफाई कर सके, इतने हाई लेवल और इतनी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए कि हर हर लेवल पे बंदे को आप बता सकें भाई ये हमारा मसला नहीं था, ये रिटेल का मसला था, या अगर हमारा मसला है तो किस शिफ्ट में था, किस बंदे का था, कौन देख रहा था। प्लस इससे आपको रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है, आरसीए करने में भी हेल्प मिलेगी, ये कहीं आपसे गलती हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय हाइजीन एंड ट्रेनिंग। भाई एम्प्लॉयज की कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। आपको ये सब जीएमपीज इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन आपके एम्प्लॉयज इसके केपेबल नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट हाइजीन रूल्स हैं, इसको फॉलो कराना है, तो आपको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी कि भाई आप यूनिफॉर्म्स आपकी क्लीन हो, ग्लव्स, मास्क, हैंड वॉश, ये सब चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है। इवन अ स्मॉल लैप्स, ठीक है, इवन अ स्मॉल लैप्स like a worker forgetting to sanitize his hands after a break can introduce harmful bacteria। ट्रेनिंग से क्या फायदा होगा कि रूटीन जीएमपी वर्कशॉप्स आप कराते रहेंगे, हाइजीन ड्रिल्स कराते रहेंगे, एसओपीज की आपने लिस्ट लगाई होगी, तो चांसेस हैं कि एम्प्लॉयज बेहतर और बेटर परफॉर्म कर सकें। ठीक है। इसके अलावा कॉमन एडल्ट्रेशंस किस तरीके से होती हैं भाई? कुछ लिक्विड मिल्क और पाउडर मिल्क में कुछ एडल्ट्रेंट्स हैं जो ओवरलैप करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है। अब लिक्विड मिल्क में जिस तरीके से आप देखेंगे ना कंटेमिनेशन या एडल्ट्रेशन, वो किस तरीके से होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि लिक्विड मिल्क जो है ना वो ज्यादा पेरिशेबल है। तो इसको जब आप एडल्ट्रेट करते हो, तो खास तौर से आप शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हो। लेकिन जब आप पाउडर्ड मिल्क को अडल्ट्रेट करते हो, तो ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड है और ड्राई है। ठीक है। तो इसमें वो पेरिशेबिलिटी वाला इतना मसला नहीं आता। इसमें असल चीज क्या है? टारगेट, कि आप बल्क क्वांटिटी को बढ़ा सको, या हल्के हल्की या इंफीरियर क्वालिटी की चीजों को ऐड करके न्यूट्रिशनल क्वालिटी, जो अच्छी चीजों की होती है, जो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, उसको आप मिमिक कर सको इन अ ड्राइड फॉर्मेट। ठीक है। तो कुछ अडल्ट्रेंट्स आपको कॉमन नजर आएंगे जो लिक्विड में भी होते हैं, लेकिन बुनियादी फर्क क्या है लिक्विड और पाउडर का? कि एक प्रोसेस्ड है और एक प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए अडल्ट्रेशन भी उस लिहाज से डिफरेंट होती है। बॉटम लाइन क्या है? पाउडर्ड मिल्क में जब भी आप अडल्ट्रेशन करते हैं, मतलब करनी तो नहीं चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ जैसे जो लोग करते हैं, वो क्यों करते हैं? कि वो मिमिक कर लें न्यूट्रिशनल कंटेंट को, नंबर वन, या उसके साइज को, उसके बल्क को इंक्रीज कर सके। इसमें एक एग्जाम्पल है अपना, चाइना में। चाइना में क्या हुआ था कि चाइना में ये हुआ था, 2008 की बात है, मेलामाइन स्कैंडल हुआ था एक। ठीक है। उसमें मेलामाइन ऐड किया गया था, जो एक आर्टिफिशियल बूस्ट देता था प्रोटीन टेस्ट में। यानी मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक
कंपाउंड है, एक केमिकल है बेसिकली, जो मिमिक करता है प्रोटीन टेस्ट रिजल्ट्स को। यानी जैसे अगर आप प्रॉपर सही वाला प्रोटीन यूज करेंगे और फिर अगर आप टेस्ट करेंगे ना, तो जो वो उसके रिजल्ट्स आते हैं पॉजिटिव, वही उस मेलामाइन के आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीज की जा सकती है, जैसे मैंने बात की ना, मिमिकिंग द न्यूट्रिशनल कंटेंट। अब इसका मसला क्या होता है कि जो मेलामाइन है, ये बहुत जाहिर सी बात है, इन्फेंट्स में इसने बहुत सारे मसले मसाइल कॉज किए, और किडनी डैमेज और फला फला बहुत सारी चीजें हैं जो मसले मसाइल होते हैं। कॉमन एडल्ट्रेंट्स, स्टार्च या फ्लोर, ये बेसिकली वेट ऐड करने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज होता है। यूरिया, ये नाइट्रोजनस लेवल्स को बढ़ाता है और फेक प्रोटीन कंटेंट प्रोड्यूस करता है। अगर आप यूरिया की वो देखें कॉम्पोजिशन, तो वो भी नाइट्रोजन के बेसिस पे ही बन रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको आप टेस्ट कराएंगे जो यूरिया से बना हुआ है, तो आपको फेक प्रोटीन कंटेंट के, मतलब आपको पता नहीं है कि वो फेक है, लेकिन वो प्रोटीन कंटेंट के रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, तो यूरिया टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेलामाइन, मेलामाइन का स्केड्यूल ये भी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा डिटर्जेंट्स, ये बेसिकली आपको जो वो स्पेसिफिक टेक्सचर देने के लिए, खासतौर से बबलिंग जो हो रही होती है ना सरफेस पे, वो देने के लिए काम आता है। इसी तरह न्यूट्रलाइजर्स, यानी कोई अगर आपका मिल्क है या मिल्क पाउडर है वो ज़्यादा एसिडिक हो गया है या उसकी क्वालिटी खराब हो गई है, वो लो क्वालिटी है, तो उसमें आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये चीज़ें डाल देते हैं। इसी तरह सुक्रोज या ग्लूकोज, अगर आपका बेकार क्वालिटी का मिल्क है या इस तरह से है, तो आप स्वीटनेस को बूस्ट करने के लिए ये चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो स्टार्च क्यों डाल रहे हैं? वॉल्यूम और वेट बढ़ाने के लिए। यूरिया क्यों डाल रहे हैं? प्रोटीन कंटेंट को मिमिक करने के लिए। मेलामाइन क्यों डाल रहे हैं? ये प्रोटीन, ये भी इसलिए डाल रहे हैं कि आप प्रोटीन को जो है वो मिमिक करने की कोशिश करें। डिटर्जेंट्स या सोप का जो पाउडर है वो क्यों डाल रहे हैं? ताकि स्पेसिफिक टेक्सचर बबलिंग आप दे सकें। न्यूट्रलाइजर्स, ताकि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। सुक्रोज और ग्लूकोज स्वीटनेस को बूस्ट करने के लिए आप डाल रहे होते हैं। अब कुछ लेबोरेटरी में डिटेक्शन मेथड्स हैं कि जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख लें FTIR, बेसिकली ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है। ये क्या करते हैं कि इंफ्रारेड लाइट को यूज करते हैं टू डिटेक्ट स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, और जब आप उस केमिकल बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप उनके एडल्ट्रेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई मेलामाइन है, कोई स्टार्च है, कोई यूरिया है। क्यों? क्योंकि सब सब जो भी एडल्ट्रेंट्स है ना, हर किसी का एक यूनिक IR इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन पैटर्न होता है, तो आप उस तरह से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा LCMS, LCMS क्या होता है? ये बेसिकली होता है आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या करता है बेसिकली? ये जो कंपाउंड्स हैं लिक्विड के अंदर, उसको सेपरेट कर देता है और उसके बाद मासेस की बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करता है। सेपरेट्स द कंपाउंड्स इन अ लिक्विड मिक्सचर एंड आइडेंटिफाइज देम बाय मास। ठीक है, और इसमें बेसिकली ये मेलामाइड, एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, सिंथेटिक केमिकल्स, इन सब की अमाउंट्स को ट्रेस कर सकता है। जो मेलामाइन में स्कैंडल हुआ था 2008 में, उसमें इसी मेथड को अप्लाई किया गया था और सिंथेटिक कंपाउंड्स फाइंड किए गए थे। और ये इवन माइन्यूटेस्ट डिटेल को भी फाइंड कर सकते हैं, यानी 0.1 मिलीग्राम पर kg, उसको भी ये फाइंड कर सकता है। इसी तरह एलाइजा, अब एलाइजा बेसिकली प्रोटीन्स की बेसिस पे डिटेक्ट करता है। ठीक है, और इट यूजेस एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन्स और केमिकल्स। और बेसिकली ये आपके जो प्रोटीन एडल्ट्रेंट्स होते हैं, माइकोटॉक्सिन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिड्यूज होते हैं, इन सबको डिटेक्ट करने में काम आता है। इसके अलावा PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बेसिकली ये DNA सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई कर देता है। जब आप DNA सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई कर लेते हैं, जब आपने उसको एम्पलीफाई कर लिया, तो आप स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म और उस एनिमल की सोर्सेज तक पहुंच सकते हैं। कोई भी DNA आपने निकाला, मतलब आपने डिटेक्ट किया, उसको आपने एम्पलीफाई किया, उसके बाद आप उस एनिमल की सोर्स पे पहुंच गए कि भाई अगर ये काउ मिल्क नहीं है, तो फिर ये कहीं और से लिया गया है। ठीक है, या अगर ये फला फला शीप का नहीं है, तो ये किसी और जगह से लिया गया है। तो ये हलाल टेस्टिंग में भी हेल्प करता है, उसमें भी, और जनरल रेगुलेशन में भी आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि आपको एनिमल की सोर्स बता देगा। ठीक है, इसके अलावा NIR, NIR क्या है भाई? नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या करता है कि भाई इट एनालाइजेस द लाइट एब्जॉर्प्शन टू क्विकली असेस द प्रोटीन, फैट, मॉइस्चर एंड लैक्टोज
कंटेंट। बेसिकली ये क्या करता है कि कोई भी फैट प्रोटीन जो बिलो स्टैंडर्ड होता है तो उसको ये आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है जी। और कोई अगर हल्की सब स्टैंडर्ड फैट कंटेंट है तो ये हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि कुछ हमने मिल्क पाउडर सैंपल्स को टेस्ट किया था, तो उसने फैट्स को प्रोटीन्स को इस तरह से जो हल्की कंटेंट के थे, हल्की लेवल के थे, उसको भी इसने NIR स्क्रीनिंग के थ्रू हमने पता कर लिया था। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं रैपिड टेस्ट जो हम घर पे कर सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर वाटर का हमने देखना है कि भाई जो आपका ये मिल्क पाउडर है या मिल्क है, ये लिक्विड है या पाउडर है जो भी, अगर ये इसमें बहुत ज्यादा वाटर की डाइल्यूशन हुई हुई है तो कैसे पता चलेगा कि अगर आप इसको स्लांटेड सरफेस पे आप इसको ड्रॉप करें, मिल्क पाउडर है तो आप इसको घोल लें और उसके बाद आप इसको ट्राई करें, और अगर वो लिक्विड मिल्क है तो आप उसको डायरेक्ट एक स्लांट सरफेस पे ड्रॉप करके देखें। अगर वो तेजी से रश डाउन कर जाता है तो उसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा पानी मौजूद है, लेकिन अगर वो स्लो स्लो नीचे आता है तो उसका मतलब वो प्योर है। इसी तरह स्टार्च का टेस्ट, इसको हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में देखेंगे। अगर आप स्टार्च को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि इसमें स्टार्च है या नहीं, आप अपने दूध में या उस मिल्क पाउडर को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आप आयोडीन डालें। आयोडीन डालेंगे, अगर उसका ब्लू कलर आ गया तो उसका मतलब उसमें स्टार्च मौजूद है, नहीं तो फिर उसमें स्टार्च मौजूद नहीं है। इसी तरह अल्लाह आपका भला करे, वो सिंथेटिक अगर आपको चेक करना है कि भाई ये सिंथेटिक मिल्क है, तो आप उसको अपनी उंगलियों पे आप रब करके देख सकते हैं, अपनी फिंगर्स पे रब करके देंगे, और अगर वो सिंथेटिक होगा तो वो सोपी सी फीलिंग आएगी, ठीक है। और अगर वो असली होगा तो वो क्रीमी सी फील आएगी। इसी तरह डिटर्जेंट्स का अगर आपने टेस्ट करना है तो डिटर्जेंट्स किस तरह से टेस्ट करेंगे कि आपने जो लिक्विड मिल्क है या जो भी आपका मिल्क पाउडर है उसको आपने कन्वर्ट करके जब आपने उसको शेक करना है, जब आप शेक करेंगे तो आपको उस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेसिव फोम पाएंगे। तो जो फोम का अगर कंटेंट ज्यादा है तो समझ जाएं कि वो मसला है, वो डिटर्जेंट उसमें मौजूद है। तो अब यही उसकी हमने डिटेल में एग्जांपल देखी है, मतलब हम डिटेल में अब इसके स्टेप्स देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे कि डिटर्जेंट टेस्ट करना है आपने, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि मिल्क पाउडर और वाटर इसको मिलाना है, उसके बाद शेक करना है अच्छे तरीके से, उसके बाद देखेंगे भाई फोम अगर ज्यादा है तो उसका मतलब इसमें डिटर्जेंट मौजूद है। देखिए एक एग्जांपल है जहाँ पे जो एक कप में रखा हुआ है उसमें कम बबल्स हैं सिर्फ साइड्स में, और एक ये जो दूसरे कंटेनर में, जग टाइप कंटेनर में रखा हुआ है दूध, इसमें देखिए पूरी सरफेस पे बबल्स मौजूद हैं। इसका क्या मतलब है, इसमें डिटर्जेंट मौजूद है जब भी इसमें एक्स्ट्रा बबल्स हैं, वरना जो नेचुरल है उसमें देखिए कितने कम बबल्स मौजूद हैं। तो ये बहुत आसान है और हर कोई इसको कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि यूरिया टेस्ट, बेसिकली इसमें क्या करना है आपने कि जो भी मिल्क पाउडर है उसको वाटर में डिसॉल्व करें, उसके बाद आपने सोयाबीन एक्सट्रैक्ट बनाना है। और वो किस तरह से बनाना है, एक तरफ तो आपने मिल्क पाउडर और वाटर का सैंपल बनाया हुआ है, दूसरी तरफ आपने सोयाबीन और वाटर का सैंपल बना के रखना है। उसके बाद इन दोनों को आपस में मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसमें लिटमस टेस्ट लगाएं। लिटमस पेपर इसमें डिसॉल्व करें, रेड कलर का, ठीक है, 1 मिनट के लिए मैक्सिमम। रेड कलर का लिटमस पेपर आप इसमें जब डालेंगे और अगर ये ब्लू में टर्न हो गया इसका मतलब इसमें यूरिया प्रेजेंट है, और अगर इसमें रेड ही रहा, जो हमने रेड ही डाला था वो रेड ही रहा, तो इसका मतलब कोई यूरिया डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो उसका क्या मतलब है कि यूरिया टेस्ट में आपने आयोडीन वो डाल के भी टेस्ट कर सकते हैं और सोयाबीन एक्सट्रैक्ट वो डाल के भी आप इसमें चेक कर सकते हैं कि यूरिया प्रेजेंट है या नहीं। अब देखिए मसला क्या है कि यूरिया को आप एज अ एडल्ट्रेंट यूज क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि ये आर्टिफिशियली प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज कर देता है और आपकी जो प्रोटीन और नाइट्रोजन टेस्ट है ना उसको सरपास कर देता है। लेकिन इसका मसला ये है कि ये किडनी डैमेज कर सकता है, ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग कॉज कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं इसके, ठीक है, हेडेक, कंफ्यूजन, एक्सट्रीम केसेस में तो और भी मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह इन्फेंट्स और एल्डरली ये बहुत वनरेबल पॉपुलेशन है, इसको तो अगर हम स्मॉल अमाउंट भी देंगे तो उसमें भी ये मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा अब हम एक केस स्टडी देखेंगे, एक बड़ा जाइंट है उसकी। हाँ जी, बेसिकली उसमें क्या है भाई, एक तो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लें नेस्ले की, उसके बाद हम कुछ मेजर फूड सेफ्टी ब्रीचेस हैं, कुछ मसाइल हुए तो इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। अच्छा जी, नंबर 1, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है भाई। इनके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि ये डायरेक्ट सोर्सेस करते हैं,
कोई इंटरमीडिएट्स नहीं है, ठीक है। खुद इनका अपना फार्म होता है, फार्मर से डायरेक्टली मिल्क कलेक्ट करते हैं ताकि ट्रेसेबिलिटी रहे, ठीक है जी, ट्रेसेबिलिटी रहे, प्लस कंप्यूटराइज्ड है, सैम्पलिंग टैगिंग वगैरह हर चीज कंप्यूटराइज होती है, तो ये प्रॉपर उसको अच्छे से ट्रेस भी कर सकते हैं, फास्ट भी होता है। इसके अलावा फार्मर की ट्रेनिंग और सपोर्ट में भी काफी काम करते हैं। कैसे कि फार्मर्स को ट्रेन करते हैं कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एनिमल केयर के एतबार से, उसकी फीडिंग, उसकी स्टोरेज, और किस तरीके से आप मिल्क की क्वालिटी को सोर्स पे ही बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये काम करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट, ऑन द टेक्निकल साइड नेस्ले एडवांस टेस्टिंग भी करता है अपनी फैसिलिटीज पे, किस तरीके से कि हर बैच को रिगुलसली टेस्ट किया जाता है यूजिंग टॉप नॉच इंटरनेशनल लैब्स लाइक यूरोफिन, एसजीएस वगैरह वगैरह, ठीक है। और फाइनली बहुत सारे मतलब ये लोग काम कर रहे होते हैं जगह जगह पे, ये अपनी रिसर्च बॉडीज कायम करते हैं और अपने फूड सेफ्टी के इंस्टीट्यूट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो रियल टाइम लैब क्वालिटी कंट्रोल भी हो रही होती है एट दी प्रोसेसिंग साइट, प्रोसेसिंग साइट पे जाते हैं, वहां पे ये टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, और इस तरीके से ये दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, ठीक है। तो मेन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि डायरेक्ट सोर्सिंग और ट्रेसेबिलिटी का निज़ाम बहुत अच्छा है, फार्मर को ट्रेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्लस अपने इनके एडवांस्ड टेस्टिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी हैं। इसके अलावा जाहिर सी बात है भाई, नेस्ले में भी इंसान काम कर रहे हैं, और इंसान काम कर रहे हैं तो उनसे गलती हो सकती है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि भाई नेस्ले तक की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी सिवियर सीरियस फूड सेफ्टी चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि इनमें और दूसरों में कि ये इन लोगों के पास ना फास्ट, प्रोम, स्विफ्ट मेजर्स और रिस्पॉन्सेज होते हैं कि वो इस जो भी मसला हुआ है, कोई भी फूड सेफ्टी ब्रीच हुई है, कोई भी मसला हुआ है, तो उसको इरेडिकेट कर सकें, मिटिगेट कर सकें, रिड्यूस और एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। मसले मसाइल यहाँ भी होते हैं, इश्यूज यहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स फास्ट होता है, रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट होता है और स्पेसिफिक होता है उस इश्यू को मिटिगेट करने के लिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि 2008 मेलामाइन का जो इशू हुआ था, कंटेमिनेशन हुई थी चाइना में, वो नेस्ले की एक मिल्क पाउडर वगैरह में हुई थी, और इशू क्या था कि इंडस्ट्रियल केमिकल एक मेलामाइन वो मिल्क पाउडर में पाया गया था। तो उस पर इनका रिस्पॉन्स क्या था, इन्होंने क्या किया कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाया, केमिकल टेस्टिंग की, और इन्वेस्टेड $10 million इन बीजिंग R&D सेंटर, यानी एडवांस टेस्टिंग सॉल्यूशंस को अप्लाई किया और उसको मजीद बेहतर किया कि मेलामाइन आया कैसे, रूट कॉज तक पहुंचे, और उसको मिटिगेट करने की कोशिश की। ये 2008 का है। अब हम टाइमलाइन में मजीद आगे बढ़ते हैं, तो नेस्ले 2015 में भी वहां पे एक मसला हुआ था इंडिया में। वहां पे क्या हुआ था कि लाइव लार्वा पाया गया था बेबी मिल्क पाउडर में, ठीक है जी। तो उस पर रिस्पॉन्स क्या था इनका, उस पर रिस्पॉन्स का ये था कि स्ट्रिक्ट पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल्स को अप्लाई किया गया, और गवर्नमेंट की लैब रिपोर्ट्स को देखते हुए फिर उसके हिसाब से इन्होंने मजीद आगे काम किया। तीसरा, कुछ एक ये वैसे इतना बड़ा फूड सेफ्टी इशू नहीं है, लेकिन चूंकि ये यूरोपियन प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है, तो उनके बारे में एक हायर स्टैंडर्ड, एक हायर क्वालिटी बेंचमार्क होता है जिसको हमें मद्देनजर रखना होता है। तो अब नेस्ले 2024 यानी नियर फ्यूचर 2024 में क्या हुआ कि बेबी सीरियल और फॉर्मूलाज में इसमें एडिड शुगर ज्यादा थी एज कंपेयर टू द यूरोपियन प्रोडक्ट्स, यानी यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक कुछ एक सर्टेन लेवल होना चाहिए एडेड शुगर्स का, और वो इनसे ज्यादा हो गया था। तो इस पे रिस्पॉन्स क्या था कि पब्लिक प्रेशर डेवलप हुआ और प्रोडक्ट की रिफॉर्मुलेशन हुई, और एक ग्लोबल डिस्कशन हुई कि भाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी के लिहाज से ये क्या मामलात हैं, और न्यूट्रिशनल इक्विटी के बारे में बात हुई। तो नेस्ले ने क्या किया कि इट हैज कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टमेंट्स इन R&D, फार्मर पार्टनरशिप्स, पॉलिसी कोलैबोरेशन, एंड इन्होंने कोशिश की है कि लोकल मार्केट की रियलिटीज के साथ कोप किया जाए, और ग्लोबल जो फूड सेफ्टी एक्सपेक्टेशन है उसको भी मैनेज किया जाए, ठीक है जी। तो यानी बेस्ट 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 ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स, दे कैन आल्सो हैव फूड सेफ्टी ब्रीचेस, लेकिन व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दोज मसले मसाइल, ठीक है जी। और जनरल सॉल्यूशन और रिकमेंडेशंस क्या है कि भाई मल्टी लेयर्ड सॉल्यूशन हैं। गवर्नमेंट को अपने काम करने हैं इंस्पेक्शन के साथ, प्रोड्यूसर्स को अपना काम करना है ट्रेसेबिलिटी के लिहाज से, खासतौर पे कंज्यूमर्स को एजुकेटेड रहना है, और मे बी ये भी कि उनको अफोर्डेबल टेस्ट किट्स के साथ उनको हमकिनार किया जाए, उनको दी जाए, ताकि उससे फ़ायदा ये होगा कि वो घर बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कि भैया जो हम
लेके आए हैं, क्या ये सही भी है जो ये क्लेम कर रहे हैं लेबल्स पे, क्या ये सही है या नहीं। ठीक है जी। तो सोल्यूशन और रिकमेंडेशंस क्या है कि भाई रेगुलेटरी चेक्स जो है वो मजीद बढ़ जाएं। ठीक है। पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स हो, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाए प्रोडक्शन में, अफोर्डेबल होम किट्स हो, स्विफ्ट और ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्सेज हो कंपनीज की तरफ से, कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट हो R&D और फार्मर पार्टनरशिप्स पे, और बैलेंसिंग दी लोकल मार्केट विद यूनिवर्सल फूड सेफ्टी। ठीक है जी। इसके साथ कंक्लूजन समरी क्या है भाई कि एडल्ट्रेशन इजंट जस्ट अ बिजनेस इशू, इट्स अ हेल्थ क्राइसिस, बट with good manufacturing practices, detection methods, and public involvement, we can protect the integrity of the milk powder and ensure safe, nutritious food for everyone. ठीक है जी। So with that said, Jazakallah for tuning in. This is me, I was signing out. Take care. Allah Hafiz.